मैं कफत पश्चिम के शासक जीशांग का पुत्र हूँ। मेरे बगल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त अंजियो है। उसके पिता हमारे राजा और नायक हैं, और एक दिन मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। अपना नाम बताओ। मैं कीशो, जिहो राज्य के शासक सुहू का पुत्र हूँ। जाओ भीड़ के सामने चिल्ला कर बोलो। मैं कीशो, जिहू राज्य के शासक सुहू का पुत्र हूँ। अपना पद बताओ। मैं बंधक के रूप में उत्तर के संघ राज्य का एक महासेना हूँ। तुम किस कारण से बंधक हो? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के 800 सेनापति के बेटों में से किसी एक बेटे को संघ राज्य के बंधक के रूप में भेजना अनिवार्य होता है। अगर उन 800 सेनापतियों में से कोई भी विरुद्ध चाहता है तो फांसी दी जाती है। शायद तुम्हारे पिताजी युद्ध चाहते हैं। जाओ, जाकर समझाओ उन्हें। अगर टालना है तो यही एक रास्ता है। पिताजी, समर्पण कीजिए। मैं आपसे 8 साल दूर रहा हूँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मेरे पिता मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वो तुम्हारे पिता बनने के लायक नहीं है। तुम मेरे बेटे हो। बेशक तुम मेरे ही बहादुर बेटे हो। पिताजी, मैं जा रहा हूं। अभी और इसी वक्त तुम लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे ही एक भाई ने अपनी जान दे दी है। मेरा बेटा मारा गया है। किसने मारा उसे? किसने मारा उसे? किसने मारा उसे?
चलो यहाँ से। अंजियो, लड़ाई शुरू होने से पहले तुमने मेरी नाक कटवा दी। पिताजी क्षमा करे। महाराज, हम कोई डरपोक नहीं है। दरअसल हमारे घोड़े आग से डरकर पीछे हट गए थे। पिताजी, हम तय करेंगे कि हमारे घोड़े क्या देखेंगे। जल्दी करो। सुहु के पूरे राज्य को हासिल करने के बाद उनके वंशज की हर जगह तलाश की। फिर हम लोग ने निश्चित किया कि उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। भैया, भैया। याद रखो, हमारा परिवार जंग राजा के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। पिताजी, जरा ध्यान से।
ये तो एक औरत है। कौन हो तुम? वो सुहू की बेटी है। सुहू की बेटी यानी गद्दार की बेटी। सजा तो मिलकर रहेगी। कफत, मार डालो इसे। मार डालूं? ये एक औरत है। मैं ये नहीं कर सकता। जियांग, सुनो, तुम मारो। जाओ। तुम क्यों नहीं मारते? अरे, मेरा कांटा कहाँ है? कफत, कफत, इस औरत को मारना बेकार है। इसे हमारे राजा को सौंप देंगे। तुम लोग डरपोक हो। मैं मारूंगा इसे। रुको, ऐसा मत करो। महाराज, 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 ये जाम सिर्फ हमारे नाम, हमारे शंख साम्राज्य के बहादुर सिपाहियों के नाम। वो प्याला मेरा है। हमारे बहादुर भाई किशो के नाम एक जाम लेना चाहता हूं। हमारा भाई? कौन भाई? कौन भाई? वो हमारा कोई भाई नहीं था। वो एक बहुत बड़े गद्दार का बेटा था। पर बेटा अपने बाप जैसा नहीं था। सुहू ने गद्दारी की है, ना ही उसके बेटे ने। जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। और तुम्हारे पिता पश्चिम के शासक। सिर्फ फसल उगाना आता है, शासन करना नहीं। और कफत, तुम इस कवच में सिर्फ एक किसान के बेटे ही लग रहे हो और वही रहोगे। इससे फसलों की गंध भी आ रही है। चलो दोस्तों, अपना अपना जाम उठाओ। तुम्हारे पिता चोंग हू उत्तर राज्य के शासक। उन्हें सिर्फ जानवरों का शिकार करने के अलावा कुछ नहीं आता। और उस कवच में तुम बस एक शिकारी का बेटा लग रहे हो। इससे किसकी गंध आ रही है? जंगली जानवर की गंध आ रही है। बिल्कुल सड़े हुए लग रहे हो। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हो। आपका इरादा इस दुनिया का शासक बनना है ना? जानती हो गद्दार की बेटी के साथ क्या किया जाता है? कल सुबह होते ही मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। मुझे साधारण औरत मत समझना। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
जंग में 8 साल बंधक रहने के बाद मैं अंततः पूरे राज्य के स्वागत योग्य जयकारों के बीच एक नायक के रूप में लौटा हूं। मैं यिनशुओ महामहिम और अधिपति को नमन करता हूं। पिताजी, मैं आपको सुहू का सर भेंट करता हूं। और भैया, आपके लिए हमारी जीत का यह ध्वज। सुहू, एक बार इसने कहा था कि ये हमारे आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। आज इसका कटा हुआ सिर पड़ा है। टोपी का उपयोग प्याले के रूप में करेंगे। कल का दिन जश्न होगा। जंग राज्य की सेना विजय होकर लौटी है। महामहिम के लिए एक तलवार नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। देखने दो, मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, बहुत अच्छा नाच रहे हो। बढ़िया। घेरो। महामहिम, कफत, तुमने उन्हें जान से मार डाला। तुमने राजा की हत्या की है। तुमने इस भरी सभा में सबके सामने इनकी हत्या कर दी। तुम्हें इसकी सजा बहुत भयंकर मिलेगी। ये महाअपराध है। पिताजी। महाराज,
मेरे भाई काइचो ने मेरे पिता को मार डाला। यह अपराध है। कफत, तुमने जो किया वो सिर्फ एक न्याय नहीं, बल्कि हमारे राज्य के प्रति अपना योगदान दिया है। अगर उस दिन आंजियो मेरे पक्ष में बात नहीं करता तो राजा शुओ दया नहीं दिखाते थे और तब मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया होता। लेकिन बात यह है कि कैचो राजा मर गया, तो अब शंग राजवंश का क्या होगा? तो यही कारण है कि सर्वोच्च देवता ने हम 12 लोगों को यहाँ बुलाया। नश्वर संसार दुख में है, क्या यही समस्त मानवता का भविष्य है? ये ईश्वर की दी हुई आपदा है। हमें बताएं सर्वोच्च ईश्वर, क्यों मनुष्य को इस आपदा को भोगना पड़ेगा? जब युद्ध उग्र हो जाता है, राक्षस उग्र हो जाते हैं, तो सभी को विनाशकारी आपदा को भोगना निश्चित होता है। शुरुआत में जब पंगु ने अराजकता शुरू किया था, तो शुद्ध हवा ने स्वर्ग का निर्माण किया और अशुद्ध ने पृथ्वी का निर्माण किया। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ और जीवन विकसित हुआ। विनाशकारी आपदा के कारण सब कुछ उलट जाएगा। नश्वर पृथ्वीवासी शायद इस आपदा के हकदार हैं। हम यहाँ बैठकर सहायता के सिवा कुछ नहीं कर सकते। नुआ ने उस दिव्य तालिका को यहाँ कुनलून में हमारी सुरक्षा में छोड़ दिया, क्योंकि उसने इस दिन की भविष्यवाणी की थी। लगता है उस दिव्य तालिका को पृथ्वीवासियों को लौटाने का समय आ गया। उस दिव्य तालिका को पृथ्वी के महान शासक के हाथ में देने के बाद जैसे ही वो उस तालिका को खोलेंगे तो ये महान विनाशकारी आपदा टल जाएगी और मानव जाति बच जाएगी। उस दिव्य तालिका को सौंपने के लिए तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम जानते हो? ये शिष्य कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मालिक, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं बेसब्र हो रहा हूँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर भी ईश्वर को यह तय कर देना होगा कि वहां कौन जाएगा। मानवता त्राही त्राही कर रही है। शिष्य भगवान फल्गु को नीचे लाना चाहते हैं। जिया, तुम्हें अवश्य पता होगा, जब कोई उस दिव्य तालिका को छूता है उसकी सारी शक्ति लुप्त हो जाती है और वो फिर कभी किसी भी हाल में कुनलुन राज्य नहीं लौट सकता है। लेकिन मालिक, हमें जाना ही होगा। लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? आप सभी वर्तमान शक्तियां प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ 40 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे पास जो शक्तियां हैं उसे खोना कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है। अभ्यास से पहले मैं एक व्यापारी था। मैंने बहुत सी यात्राएं की और सांसारिक अनुभव प्राप्त किया। मैं विनम्रता पूर्वक कार्य की अनुमति मांगता हूँ। जिया, तुम लंबे समय से हमारे साथ नहीं हो
और तुम अभी तक भविष्य देखने की शक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी नश्वर लोगों के प्रति तुम्हारी सहानुभूति से प्रेरित तुम्हारे तर्क ने महान अभिशाप के हमारे दृष्टिकोण को बाधित कर दिया है। हो सकता है ये ईश्वर की कोई गुप्त व्यवस्था हो। जियांगजिया, क्या तुम सच में 40 साल की अमरता और शक्ति को त्याग कर एक नश्वर व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो? मेरे पूर्वज, मैं यिन शुओ कभी भी राजा बनने की इच्छा नहीं रखता था, लेकिन देश में एक शासक होना जरूरी था और मेरे पिता की एकमात्र जीवित संतान होने के नाते मेरे पास सिंहासन पर बैठने और शांग राजवंश को बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं अपने चाचा महायाजक हुओंग से हमारे राज्य के भविष्य को देखने का आग्रह करता हूँ। राजवंश बर्बाद हो जाएगा, ये राजवंश बर्बाद हो जाएगा। ये राजवंश बर्बाद होने की कगार पर है। चाचा खुलकर कहिए। देवताओं ने हमारी भविष्यवाणी चकनाचूर कर दी है और विनाश की भविष्यवाणी की। लेकिन हमने ऐसा किया ही क्या है? हमारे राज परिवार के एक सदस्य ने अपने ही पिता और राजा की हत्या कर दी है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। देवता क्रोधित है। हम चेंग तांग के वंशज सभी लोगों के राजा बनने के योग्य नहीं रह गए हैं। मैं उन देवताओं का क्रोध शांत करने के लिए 100 आदमियों की बलि दूंगा। नहीं, सब बेकार जाएगी। एक नहीं 100 दोगे तब भी बेकार जाएगी। 10,000 से भी काम नहीं चलेगा। शुरुआत में जब हमारे पूर्वजों ने चेंग तांग की दुनिया के लोगों को एकजुट किया था और उन सारे लोगों की जान ले ली गई थी, तब एक महान श्राप मिला था।
7 वर्षों के भीषण सूखे ने भूमि को पूरी तरह बंजर बना दिया। बलि की चिता बनाकर खुद को बलिदान करके चेंग तांग ने देवताओं को प्रेरित किया और मुक्ति पाली। तो क्या अब मुझे भी उन पूर्वजों का अनुसरण करना होगा? दादाजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता अभी सिंहासन पर बैठे हैं और आप चाहते वो बलिदान दे? आपका ऐसा सोचना आपको देशद्रोही कहलाता है। मूर्ख मत बनो, देखो विनाश शुरू हो चुका है। सभी इस कहर की चपेट में आ जाएंगे। हमारे पूर्वजों की अब कोई शक्ति नहीं रही। विनाशकारी समय आते ही ये राजवंश पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। पिताजी, उस सिंहासन को मुझे सौंपिए। आपका दोष लेने के लिए मैं तैयार हूँ। एक राजा का फर्ज है कि उसे सारे संसार के पापों को उठाना पड़ता है। मैं अपने पूर्वज चेंग तांग का अनुसरण करूंगा और झाओगे में एक बलि चीता का निर्माण करूंगा। जिस दिन यह पूरा हो जाएगा, मैं राज्य को बचाने खुद को आग के हवाले कर दूंगा और राज्य को पाप से मुक्त कराऊंगा। हमारे राजा की जय हो। मालिक, मैंने उनके द्वार पर आधा घंटा प्रतीक्षा की, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए। मैं जाकर उन्हें बुला कर लाता हूँ। सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता का तुम पर विश्वास नहीं है। मैंने उन्हें सिंहासन सौंपने के लिए कहा ताकि मैं उनके स्थान पर मर सकूं। ये वो जानते हैं। मैं खुद ही तुम्हारे पिता को नहीं समझ पाई। माँ, तुम बहुत चिंता करती हो। मैं पिताजी को लाऊंगा यहां पर ताकि हम साथ रह सकें। कफत, मंजियो, वो एक लोमड़ी है। मेरे पीछे आ जाओ। क्या तुम्हें यकीन है वो इस तरफ ही आई हैं? वो देखो, वो वहां उस कमरे में है। सुनो, महाराज अभी विश्राम कर रहे होंगे। उनकी अनुमति के बिना वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज खतरे में है। हमने कुछ नहीं किया तो हमारा कोई फायदा नहीं।
कौन है? पिताजी, महाराज, मैं हूँ। इतनी रात को तलवार लेकर क्यों आए हो? मेरी राजगद्दी छीनना चाहते हो क्या? बहुत जल्दी है तुम्हें। नहीं पिताजी, दरबार में एक लोमड़ी घुसी है, राक्षस। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हम इस तरफ आए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। वो यहाँ क्या कर रही है? निकल जाओ यहां से। जी महाराज। मुझे उस लड़की को तभी मार देना चाहिए था। वो राज्य के भलाई के लिए खुद की बलि दे रहे हैं। वो एक नायक है। तुम उन्हें बार बार तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो क्या करते? फिर भी तुम मुझे यही कहते। मैं 8 साल से दूर हूं। मेरे पिताजी शायद अब मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। इस साल फसल लगनी मुश्किल है। ये प्राकृतिक आपदा है। लगता नहीं कि इस आपदा से हम उबर पाएंगे। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं पिताजी, पर हमारे पास 3 साल के लिए पर्याप्त अनाज है। 3 साल बाद क्या होगा? एक ही रात में राजा और राजकुमार दोनों मारे गए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि नए राजा यिनशुओ तत्काल राजगद्दी पर बैठ गए हैं और अब तो 4 दिशाओं के शासकों को बुला रहे हैं। इसके पीछे कोई बुरा इरादा हो सकता है। आप एक बार इस पर पुनर्विचार कीजिए पिताजी। महाराज, अगर मैं राजा के खिलाफ गया तो युद्ध छिड़ सकता है, जिसकी कीमत पूरी जनता को चुकानी पड़ेगी। भले ही पुराने राजा अब नहीं रहे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। और इसी बहाने कफत से भी मिल लूंगा। 8 साल से देखा नहीं है। वो अब तक तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा। शायद मुझसे बड़ा भी हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारा राजकाज तुम संभालोगे। इसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। कतार में आइए, कतार में। हाँ चलो चलो आगे आ जाओ। चलो चलो कतार में जल्दी चलो। हमें जाने दो। बचाओ। यहाँ क्या हो रहा है? गुरुजी, मैं अपना चक्र वाला पहिया ले जा सकती हूँ? आप कहो तो मैं अपने जादू से द्वार खोल सकता हूँ। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें आदेश है कि हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस मानव दुनिया वालों की चाल से चलेंगे। देखते रहो। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। कौन हो तुम? हम तीनों स्वर्गीय लोग हैं। हम लोग कुनलून राज्य से आए हैं। हमारे पास प्रवेश की अनुमति नहीं। अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है। लो,
क्या है ये? एक जादुई गोली। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इस गोली में अमरता की शक्ति है। इससे हम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों स्थानों में अमर रहेंगे। इसमें देवताओं के वरदान भी हैं। एक गोली से तुम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में घूम सकते हो। शक्ति चाहिए तो लो, सिर्फ एक गोली। बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। अरे ले लो। अगर तुम्हें अद्भुत शक्ति चाहिए तो इसे ले लो। ऐसा मान लो कि ये हमने तुम्हें एक दोस्त के तौर पर उपहार दिया है। गुरुजी, आपका तरीका काम कर गया। आइए आइए आइए, इस तरफ आइए। मैं आपकी अच्छी अतिथि सत्कार करूंगा और इस राज्य की सैर कराऊंगा। आइए। क्या इस प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए महाराज खुद की बलि देना चाहते हैं? शायद इसका उत्तर सिर्फ देवता दे सकते हैं। चलो अब उतर जाओ, हम इस दिशा से होकर जाएंगे। मेरे पीछे आओ, चलो। गुरुजी, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसने हमें बेच दिया। बेच दिया मतलब? मुझे लगा आपको मानव दुनिया का अच्छा अनुभव रहेगा। मैंने 40 साल से पृथ्वी नहीं देखी, तब ये मानव दुनिया ऐसी नहीं थी। उन निकमों को ले चलो, चलो। हे, सुनो, हम यहाँ तुम्हारे राजा को स्वर्गीय खजाना देने आए हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मत करो। क्या किया तुमने? वहां देखो। तुम लोग क्या देख रहे हो? शक्ति का इस्तेमाल करो। हाँ, करो। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब देवता होते हैं। महाराज को बचाने वाले आ गए।
कछुए द्वीप से शेन गंगबाओ महामहिम को अपने शक्ति के प्रदर्शन का एक रूप दिखाने आए हैं। कैसा है मेरा जादू? लाजवाब। इस जादू का नाम क्या है? शानदार प्रश्न। मैं ऐसे ही अपने सिर को काट कर भ्रमण कर सकता हूँ। क्या तुम अमर हो? कैसे सीखा? अगर आप अपने सिर को काट डालेंगे तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको आग भी नहीं जला सकती। इसे सीखने में कितना समय लगेगा? मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को इसे सीखने में 1000 साल लग गए, लेकिन आप जैसे राजा के लिए सिर्फ 500 साल लगेंगे। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। 500 साल? बिल्कुल। मजाक कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कुनलुन राज्य से आए हुए जियांग जिया हमारे महाराज को कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हो? हमारे पास आपके लिए एक अनमोल खजाना है। और इससे होता क्या है? ये पृथ्वी खतरे में है महाराज। मुझे देवताओं ने भेजा है पृथ्वी और प्रजा की रक्षा करने के लिए। इस तालिका को लेकर आया हूं। इस तालिका को दुनिया का शासक ही खोल सकता है? बिल्कुल सच है महाराज। इसकी शक्ति पृथ्वी को आपदा से बचा सकती है। इतनी छोटी सी चीज में इतनी शक्ति, ये चीज आपदा को रोकेगी? इसकी शक्ति कल्पना से भी परे है। इसे दिव्य तालिका के नाम से जानते हैं। इसे महारानी नुआ छोड़ गई थी। ये दुनिया की सारी बुराइयों को हजम कर सकती है, यानी कि आत्माओं को कैद कर सकती है। अगर किसी राजा ने इस दिव्य तालिका को खोला तो फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें इसका नतीजा भोगना पड़े, लेकिन उसे असीम शक्ति मिलेगी। मतलब जितने लोग ज्यादा मरेंगे उतनी ज्यादा शक्तिशाली ये तालिका होगी। महाज्ञानी है आप मालिक। मतलब आपदा वरदान में बदल जाएगी। महाराज की जय हो। ये जादूगर एक राक्षस है। हमें वरदान मिला है। रुकिए, वो दिव्य तालिका असली है या नकली, इसकी जांच अभी बाकी है। तो इसकी जांच कैसे करें? इसके लिए किसी की बलि चढ़ानी होगी, आत्मा की मुक्ति। महाराज, दुर्भाग्य से जैसा सोचा था वैसी सोच आप में नहीं है। इस दिव्य तालिका को खोलने के लिए आपको आपके पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए था। इसको खोलने का मार्ग मैं आपको बताता हूं। ये क्या है?
तैयार रहो। ये चालाकी है, रोको उसे। जल्दी से भागो। पकड़ो इन लोगों को। बेकसूरों को मत मारो। जियो कफत, जाओ जाकर तालिका वापस ले आओ। आराम से। कफत, तुम उस तरफ जाओ। मेरे साथ आओ। नीचे गिर जाओगे, संभल कर। आप आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। उस दिव्य तालिका को मुझे सौंप दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे मान लो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम पीछे हट जाओ। जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। देवता उस तालिका को पृथ्वी के महान शासक को देना चाहते हैं और वो महान शासक मेरे पिता है। आप उसे मना क्यों कर रहे हैं? मैं उसे महाराज को देना चाहता था, लेकिन अब नहीं दे सकता। बहाने मत बनाइए। तुम ही बताओ, इसे प्राप्त करने का अधिकार किसे होना चाहिए? एक ऐसी व्यक्ति को जो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है। उसने भरी सभा में उस आदमी को तलवार से मार डाला। वो भलाई चाहते हैं। भलाई का क्या करोगे? हमारे सर पर विनाश खड़ा है। यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हारे पिताजी ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा बुरी चीज नहीं है। बकवास बंद कीजिए। उस दिव्य तालिका को मेरे पिता को। ओ बुढ़ऊ, अब उस तालिका को मेरे हवाले करो, क्योंकि महाराज की जान अब खतरे में है। जल्दी दो। अगर मैंने ऐसा किया तो आपदा से पहले ही विनाश आ जाएगा।
बकवास मत करो। हमारे महाराज एक नायक है। उनकी नजर में तुम सब मूर्ख हो। महाराज को किसी की परवाह नहीं सिवाय खुद की। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अंजियो, अंजियो, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। फर्क नहीं पड़ता, हमें पिताजी को बचाना होगा। नहीं, उसे मत मारो। मेरी तालिका कहाँ है? उसे छोड़ दो वरना। उस तालिका को लेकर चले जाओ। ऐसा मत करो। तुम वो नहीं फेंक सकते। रुको, मत फेंको। ऐसा मत करो वरना बदलाव लाना कठिन हो जाएगा। उसने सच में फेंक दिया। गुरुजी नाचते भी हैं। अंजियो, आपका ये शिष्य तत्काल आपका दर्शन पाना चाहता है। मैंने उस चीज को ढूंढ लिया है। अगर वास्तव में तुमने उस चीज को ढूंढ लिया तो तुम मुझे सौंपते क्यों नहीं? क्षमा करें मालिक, ऐसा नहीं की। मैंने आप तक आने की कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहे थे। कौन है वो कुनलुन वाले जो मेरे भाई को कष्ट पहुंचा रहे हैं? मालिक उन्हें जरूर सबक सिखाएगा। इस आत्मस्थापना मंत्र को लो, ये मालिक की कृपा है। आप अभी तक नहीं गए? आपको धन्यवाद। गुरुजी ठीक है, आराम से। येनशुओ इस पृथ्वी का शासक है। आप ये दिव्य तालिका उन्हें क्यों नहीं सौंपते? हमारा पृथ्वी पर रहने का क्या उद्देश्य है गुरुजी? बहुत अच्छा, हम यात्रा पर निकले तो सही, लेकिन किसी से नहीं मिले और आप तो मरने से बाल बाल बचे हैं। हम दिव्य तालिका लेकर अपने राज्य क्यों नहीं चले जाते? इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। अंजियो उस राज्य का राजा बनेगा। इस पृथ्वी का अगला शासक वही बनेगा। वो अपने पिता जैसा नहीं है। अंजियो किस जन्म में शासक बनेगा और हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे? संभल कर गुरुजी, संभल कर। किसने कहा हम भटकेंगे?
लगता है वो राक्षस धरती पर उतर चुका है। रुको। अजीब बात है, इस घने जंगल में बच्चे की आवाज। कैसा दिख रहा है ये? जरूर राक्षस का बच्चा होगा। हे प्रभु, इसकी रक्षा करना। तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना? दुख की बात है। उस बच्चे को नीचे रखो। आपकी गोद में जो बच्चा है वो किसी राक्षस का है। इसे अभी मार डालो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो ये बच्चा हमें दीजिए। देखो, ये सिर्फ एक बच्चा है, भले ही राक्षस का हो। जरूरी ये है कि इसकी परवरिश कैसे और किस तरह के लोगों के साथ में होती है। रंग देखकर फैसला नहीं कर सकते। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम रंग देखकर फैसला नहीं कर सकते। मैं जियांग जिया हूँ और हम तीनों कुनलुन राज्य से हैं। मैं जी चियांग हूँ, शिकी राज्य का शासक। आपसे मिलकर खुशी हुई, पश्चिम के राजा। ये बच्चा बहुत कमजोर है। इसकी जीवन रक्षा के लिए इसे कुनलुन राज्य में भेज देना चाहिए। वहां उसकी परवरिश मेरे गुरु के पास हुई तो इसका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने उस जगह के बारे में सुना है, स्वर्ग जैसी है। अगर ये वहां पहुंच गया तो इसका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। आप कृपा करके इस बच्चे का नामकरण कीजिए। आप दोबारा मिलेंगे तो इसे जरूर पहचानेंगे। कड़कती बिजली के बीच जन्मा है तो इसका नाम होगा लिजेन। यही इसके अनुकूल होगा। दुओंग तारा, इस बच्चे को लेकर कुनलुन राज्य पहुंचो। हाँ गुरुजी। इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। आप इस उथल पुथल घटनाओं के बीच शंग राज्य में क्यों जा रहे हैं? नए सम्राट का अभिषेक है तो हमेशा से ये प्रथा रही है कि चारों दिशाओं के राजा उन्हें सम्मान देने आते हैं। तो बाकी के 3 राजा भी अपने यात्रा पर हैं? हाँ। आपने जीचांग से कहा कि इन शुओं को गद्दी से हटाया जाए और उनके बेटे अंजियो को राजा बनाया जाए। बिल्कुल भूल गए राजा, इन शुओं ने अपने आप को बलि देने की शपथ ली हुई है। अरे मूर्ख, तुम्हें लगता है वो अपनी बलि देगा? जब चिता बनेगी तो हम देखेंगे कि वो अपनी बात रखता है या नहीं रखता। तुम उस पर विश्वास मत करो। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आपदा से बच पाना नामुमकिन होते जा रहा है। उत्तर में महामारी फैल चुकी है, पूर्व में पानी समाप्त होते जा रहा है, दक्षिण में बच्चे पैदा होते ही मरे जा रहे हैं, पश्चिम में फसलों का विनाश होते जा रहा है। हम जितनी देर करेंगे लोग उतने ही मरते जाएंगे। इस आपदा को लाने वाले शंग वंशज हैं। इसे समाप्त करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। इन शुओं से भी राज्य का राजा है, दुनिया का शासक है। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया उसकी नहीं है, बल्कि इन पृथ्वीवासियों की यह दुनिया है। अच्छा लगा।
सुन के अच्छा लगा। पश्चिम के शासक की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आपका क्या विचार है? सितारों की गणना तबाही का इशारा कर रही है, क्योंकि राजा की हत्या उचित नहीं थी और अब सिंहासन एक गलत ही हाथ में है। लगता है इन किन्ने नहीं बल्कि किसी और ने ये हत्या की है। हमें उसका पता लगाना होगा। वो कौन हो सकता है? येन शो के सिवा ये काम कौन कर सकता है? हम ऐसे ही बातें करके हत्यारे को साबित नहीं कर सकते। तुम हमारे साथ हो या नहीं? देशद्रोह, इसके सफल होने की संभावना नहीं है। जी चांग जी, आप बताइए। भूलो मत, हमारे बेटे उसके राज्य में बंधक हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, मैं अपनी सेना के साथ दक्षिण से हमला करूंगा। मैं ये युद्ध तुम लोगों के बिना करूंगा। रुको! तुम लोग हमारा साम्राज्य खत्म करना चाहते हो? अकेला है वो, मार डालो। रुक जाओ! ये तो मेरा ही बेटा है कफत। मैं कफत हूँ, राज दरबार का रक्षक। मैंने अपनी आंखों से पिता की हत्या होते हुए देखी है। और पिताजी, आप वर्तमान राजा की निंदा कर रहे हैं? आपका इरादा क्या है? मैं समझ सकता हूँ, आपका बेटा काफी समय से वहाँ बंधक है। अब मेरा इरादा बदल चुका है, क्योंकि अब ये उस राजा को अपना पिता मानता है। खत्म करता हूँ। यहाँ से कोई बचकर जा नहीं पाएगा। कफत, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। हम तुम्हारे ही लोग हैं। हम येन शुओ सेना के हैं। अपने हथियार नीचे कर लो, पीछे हटो। कहते हैं कि तुम भविष्य देख सकते हो। जियांग, बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो मेरा भविष्य कैसा है? महाराज, क्या है ना कि मैं सब चीज का भविष्य देख सकता हूं, लेकिन अपना भविष्य नहीं देख सकता। बाकी कुछ भी हो, मैं जरूर भविष्य देख सकता हूं। तो क्या भविष्य देखा आपने? चलिए मैं बता देता हूं। महाराज, आपकी मृत्यु किसी अपने के ही हाथों होगी।